दोस्तों, स्टोरी की व्याख्या शुरू करने से पहले आइए लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर 1865 से 1946 का जन्म इंग्लैंड के चेल्मसफोर्ड, एसेक्स में हुआ था। वे अपने उपनाम अल्फा ऑफ द प्लाउड के नाम से लिखते थे और अपने समय के महान निबंधकारों में से एक माने जाते हैं। उनकी लेखन शैली बेहद सरल, सजीव और प्रेरणादायक है, जिसमें हल्के फुल्के हास्य की छवि भी देखने को मिलती है। गार्डनर का लेखन आम जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित होता था, लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से वे गहरे और बड़े संदेश देने में माहिर थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है: 1. पिलर्स ऑफ सोसाइटी, 2. पेबल्स ऑन द शोर, 3. मैनी फरोज, 4. लीव्स इन द वाइंड। उनकी लेखनी हमें ये सिखाती है कि साधारण जीवन में छिपे छोटे छोटे पल भी बड़े जीवन पाठ पढ़ा सकते हैं। उनकी रचना ऑन सेइंग प्लीज इसी का एक शानदार उदाहरण है, जो हमें शिष्टाचार और विनम्रता के महत्व को समझाने के साथ साथ इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, अब चलिए कहानी की व्याख्या शुरू करते हैं। ऑन सेइंग प्लीज एक प्रेरणादायक निबंध है जिसे प्रसिद्ध लेखक अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ने लिखा है। ये कहानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की महत्ता पर आधारित है। लेखक ने एक लिफ्टमैन की घटना से शुरुआत की है, जहां उसने एक यात्री को केवल प्लीज न कहने पर लिफ्ट से बाहर धक्का दे दिया। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भले ही बुरा व्यवहार कानूनी अपराध न हो, लेकिन ये समाज में कितना विष फैला सकता है। इसके विपरीत लेखक ने एक बस कंडक्टर की कहानी साझा की, जो अपने अच्छे स्वभाव, धैर्य और विनम्रता से हर परिस्थिति को सुलझा लेता है। लेखक ने दिखाया है कि कैसे हमारे शब्द और आचरण किसी की पूरी दिनचर्या को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। प्लीज और थैंक यू जैसे छोटे छोटे शब्द हमारे सामाजिक जीवन को सुगम और सुंदर बना सकते हैं। ये निबंध हमें ये भी सिखाता है कि बुरे व्यवहार का बदला हिंसा से नहीं, बल्कि विनम्रता और सभ्यता से लेना चाहिए, जैसा कि लेखक ने चेस्टरफील्ड की एक प्रेरक घटना से समझाया है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि शिष्टाचार केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद निबंध को विस्तार से समझें और देखें कि ये हमारे जीवन और व्यवहार में कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। अब चलिए दोस्तों, कहानी का विस्तार से व्याख्यान शुरू करते हैं। इस निबंध की शुरुआत एक घटना से होती है, जो एक युवा लिफ्टमैन से जुड़ी है। ये घटना एक सिटी ऑफिस में हुई थी, जहां एक युवा लिफ्टमैन ने एक यात्री को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था और इसके लिए उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि लिफ्टमैन गलत था, क्योंकि ये सब प्लीज शब्द के मामले में हुआ। यात्री लिफ्ट में चढ़ते वक्त केवल टॉप कहता है, लेकिन लिफ्टमैन ने टॉप प्लीज कहने का आग्रह किया। जब यात्री ने ऐसा नहीं किया, तो लिफ्टमैन ने यात्री को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। ये बिल्कुल असंस्कारिक और अत्यधिक प्रतिक्रिया थी। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि असभ्यता कानूनी अपराध नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे हिंसा से जवाब दे सकते हैं। यदि कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मैं उसे मारता हूं, तो कानून मुझे इसका अधिकार देता है। लेकिन अगर मुझे शारीरिक रूप से हमला किया जाता है, तो मैं इसका जवाब हिंसा से दे सकता हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि चोर और आक्रमणकारी ने कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन कोई भी कानूनी व्यवस्था असभ्यता या बुरे व्यवहार को अपराध के रूप में नहीं पहचान सकती, और न ही ऐसा कोई कानून बना सकती है जो बुरे व्यवहार के खिलाफ हिंसा को उचित ठहराए। लेखक ये भी कहते हैं कि भले ही हम लिफ्टमैन के प्रति सहानुभूति रखते हों, हमें ये मानना पड़ेगा कि कानून सही है
अगर हम लोगों की बुरी बातों, उनके स्वभाव या उनके चेहरे के गुस्से को लेकर उनकी पिटाई करने का अधिकार पाते तो ये समाज के लिए खतरनाक होता। हमारे मुक्के कभी शांत नहीं रहते और शहर की गलियां खून से सनी रहती। अब हम निबंध के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक ये समझाते हैं कि बुरे व्यवहार के लिए कानून कोई सजा नहीं देता है। लेखक कहते हैं, मैं जितना चाहूं उतना अशिष्ट हो सकता हूं और कानून मुझे हिंसा के बदले अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अगर मैं बुरा व्यवहार करता हूं या अशिष्ट होता हूं तो मुझे किसी कानूनी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कानून मुझे केवल शारीरिक हिंसा से बचाने का काम करता है, लेकिन बुरे शब्दों या असभ्य आचरण के लिए कोई दंड नहीं देता। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर मैं घमंडी या बुरा व्यवहार करने वाला हो जाता हूं तो मेरी सजा केवल यही होगी कि लोग मुझे एक अशिष्ट आदमी के रूप में देखेंगे। समाज मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन कानून मुझे ऐसा करने से नहीं रोकता। कानून ये नहीं कहता कि मैं हमेशा दूसरों से अच्छे व्यवहार के लिए कहूं, जैसे कि कृपया और धन्यवाद, और ये भी नहीं कहता कि मुझे अपनी आवाज को दूसरों की संवेदनाओं के हिसाब से बदलना चाहिए। यहाँ लेखक ये भी बताते हैं कि कानून हमारे निजी आचरण, जैसे कि हमारे मूंछों को कैसे रखता हूं, बालों को रंगता हूं या बालों को किस प्रकार से रखता हूं, इस पर भी कोई रोक नहीं लगाता। जैसे कानून मुझे ये नहीं कहता कि मुझे अपने बालों को मोड़कर रखना चाहिए या मुझे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे ही ये हमें शिष्टाचार के बारे में कोई आदेश नहीं देता। ये निबंध ये कहता है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति अशिष्ट है तो उसके आचरण को कानूनी तौर पर दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है और इसे सामाजिक स्तर पर देखा जाता है, न कि कानूनी स्तर पर। अब हम निबंध के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक ये समझाते हैं कि बुरे आचरण और बुरे व्यवहार के मानसिक प्रभाव कानूनी रूप से कम नहीं होते। लेखक कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन हानियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। वो कहते हैं कि लिफ्टमैन को शारीरिक चोट की बजाय उस अपमान से कहीं ज्यादा गहरा मानसिक दुख हुआ होगा जो उसने महसूस किया था। अगर लिफ्टमैन को शारीरिक रूप से कोई चोट लगी होती तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन आत्मसम्मान या अहंकार को चोट पहुंचने से जो मानसिक कष्ट होता है वो दिन भर को विषाक्त बना सकता है। लेखक ये उदाहरण देते हैं कि लिफ्टमैन ने उस अपमान को इतने गहरे से लिया होगा कि वह रात को अपने परिवार पर गुस्सा निकाल सकता था। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे को अपमानित करने के बाद अपनी नाराजगी का इन्फ्लुएंस दूसरों पर डालता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने कैप्टन एब्सोल्यूट को तंग किया तो वो अपने अधीनस्थ व्यक्ति फैग को परेशान करेगा और फैग भी इस गुस्से को एक पेज बॉय पर निकाल सकता है। लेखक ये समझाते हैं कि बुरे व्यवहार का असर न केवल उस व्यक्ति पर पड़ता है, बल्कि वह दूसरों तक फैल जाता है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से दुखी है या गुस्से में है, वो आसानी से अपने गुस्से को दूसरों पर डालता है। लेखक बताते हैं कि बुरे आचरण और बुरे मिजाज समाज में फैलते जाते हैं और एक बुरे आचरण का प्रभाव कई लोगों पर पड़ सकता है। लेखक आगे कहते हैं कि शायद वो व्यक्ति जिसने लिफ्टमैन से टॉप कहा था वो सिर्फ अपने मालिक से बदला लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके मालिक ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, और शायद वो स्वयं अपनी पत्नी से नाराज था क्योंकि उसे सुबह के नाश्ते में कुछ खराब बात का सामना करना पड़ा था। इसी तरह हमारे मनोभाव और बुरे आचरण समाज में एक महामारी की तरह फैलते जाते हैं। लेखक ये समझाते हैं कि बुरे आचरण और बुरी आदतें शायद समाज पर उतना बुरा असर डालती है जितना कि कोई बड़ा अपराध। उदाहरण के लिए, एक पत्नी जो अपने अच्छे स्वभाव वाले पति से कभी कभी बुरी बात सुनती है, वो इसके बजाय उन 100 से अधिक महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक पीड़ित होती है जो अपने पति के गुस्से के साए में जी रही होती है। फिर भी लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कानून को हमारे व्यक्तिगत आचरण के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कानून हमारी निजी शिष्टाचार की निगरानी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि कोई कानून या आचार संहिता जैसे 10 आज्ञाएं उन सभी छोटी छोटी गलतियों
और असभ्य व्यवहारों को कवर नहीं कर सकती। कोई अदालत हमारे सामाजिक शिष्टाचार, हमारे भाषण, हमारी शारीरिक हावभाव या हमारी मनोदशाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। अब हम लेखक के द्वारा उठाए गए एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, हालांकि हमें लिफ्टमैन के खिलाफ दिए गए फैसले को सही मानना चाहिए, फिर भी अधिकांश लोग उसके प्रति कुछ सहानुभूति महसूस करते हैं। यहां लेखक ये समझाते हैं कि जबकि प्लीज कहना कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी एक बहुत पुरानी और पवित्र सामाजिक प्रथा है जो हमें शिष्टाचार का पालन करने की आवश्यकता बताती है। लेखक का कहना है कि शिष्टाचार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें सेवा का आभार व्यक्त करना चाहिए। प्लीज और थैंक यू ऐसे छोटे शब्द हैं जिनसे हम अपने सामाजिक संबंधों को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। ये शब्द हमारे जीवन को सहज और सौम्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये छोटे शिष्टाचार हैं जिनके द्वारा हम अपनी सामाजिक जिंदगी को एक सुखद और सहयोगात्मक वातावरण में बदल सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इन शब्दों के प्रयोग से हमारे बीच के रिश्ते उधार देने और लेने पर आधारित होते हैं, न कि किसी सुपीरियर, श्रेष्ठ का इंफीरियर, निचले से आदेश देने के रूप में। अगर कोई व्यक्ति प्लीज और थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो वो किसी सेवा के बदले अहंकार या मजबूरी का नहीं, बल्कि सहमति और मित्रता का आदान प्रदान करता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहुत घमंडी मानसिकता वाला कहा जा सकता है, जो बिना किसी शिष्टाचार के दूसरों से सेवा चाहता है, और ये बात एक विनम्र और समझदार व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद लेखक अपने मित्र, जो एक विनम्र बस कंडक्टर है, का उदाहरण देते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि विनम्र कंडक्टर शब्द का मतलब ये नहीं है कि सभी कंडक्टरों को नसीहत दी जा रही है। लेखक इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बस कंडक्टरों के एक विशेष वर्ग में अच्छे शिष्टाचार का पालन किया जाता है। लेखक मानते हैं कि कंडक्टर एक बहुत कठिन काम करते हैं और उनके द्वारा कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद अधिकांश कंडक्टर इस कार्य में अच्छे शिष्टाचार और पेशेवर तरीके से काम करते हैं। हालांकि कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जो यात्री को दुश्मन मानते हैं और उनके साथ आक्रामक और रूखा व्यवहार करते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि इस प्रकार के कंडक्टर अब पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। लेखक ये भी मानते हैं कि इस सुधार का श्रेय अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी को जाता है, जो बसों और रेलवे दोनों का संचालन करती है। ये कंपनी अपने कर्मचारियों से एक मानक शिष्टाचार की अपेक्षा करती है और इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाती है। इससे न केवल यात्रियों का अनुभव बेहतर होता है, बल्कि ये समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा भी प्रदान करता है। अब हम इस कहानी के अगले भाग को समझते हैं, जहां लेखक ने एक बस कंडक्टर की अच्छी शिष्टाचार और उसकी सहनशीलता का वर्णन किया है। ये घटना लेखक के व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी हुई है, जब वो एक दिन बस में चढ़े और पता चला कि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये स्थिति हर किसी के साथ कभी न कभी हो सकती है, और जब ये पता चलता है तो हमें तरह तरह के मिश्रित भावनाएं महसूस होती है। सबसे पहले हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम जैसे मूर्ख लग रहे हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि अब कंडक्टर हमें कठोरता से बाहर धकेल देगा या हमें नकारात्मक रूप से देखेगा, जैसे वो कह रहा हो, ये पुराना खेल है, अब उतर जाइए। लेकिन लेखक को इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंडक्टर ने उसे गुस्से या घृणा से नहीं देखा। इसके बजाय उसने एक सकारात्मक और विनम्र प्रतिक्रिया दी। जब लेखक ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे वापस जाने की जरूरत है, कंडक्टर ने जवाब दिया, आपको उतरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। इसने लेखक को बहुत राहत दी और वो शांति से बस में बैठा रहा। कंडक्टर ने यह भी कहा कि वो लेखक को बिना पैसे के भी यात्रा करने की अनुमति देगा और टिकट देने के लिए तैयार था, जैसे वो लेखक को कहीं भी भेज सकता था, चाहे वो बैंक हो या हांगकांग। कंडक्टर की ये उदारता और विनम्रता देखकर लेखक ने कृतज्ञता व्यक्त की और पूछा, लेकिन मैं पैसे कहां भेज सकता हूं? कंडक्टर ने हंसते हुए उत्तर दिया,
कोई बात नहीं, आप कभी न कभी मुझे पैसे दे देंगे। लेखक ने इस कृत्य को बहुत सराहा और ये अनुभव उसे बहुत खग के व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी हुई है। लेखक के लिए ये केवल एक टिकट का मामला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की उदारता का प्रतीक था जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था। बाद में लेखक ने अपनी जेब में शिलिंग पाया और उसने कंडक्टर को उसका पैसा दे दिया, लेकिन इससे कंडक्टर की अच्छी भावना में कोई कमी नहीं आई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे व्यवहार, विनम्रता और सहनशीलता केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव को ही अच्छा नहीं बनाते, बल्कि वे समाज में भी शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। कंडक्टर का ये उदाहरण ये दर्शाता है कि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखाकर कितनी बड़ी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब लेखक हमें एक और घटना के बारे में बताते हैं जो उनके साथ एक बस में हुई। कुछ दिनों बाद जब वे बस के ऊपर बैठकर किताब पढ़ रहे थे, तब उनके सबसे संवेदनशील अंगूठे पर किसी ने भारी कदम से पांव रख दिया। ये काफी दर्दनाक था और लेखक को गुस्सा भी आया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें वही कंडक्टर दिखाई दिया जिनसे उन्होंने पहले बात की थी। कंडक्टर ने तुरंत कहा, सॉरी सर, मुझे पता है कि ये बूट भारी है। इन्हें इसलिए लिया है क्योंकि खुद मेरे पैरों पर इतना ट्रैम करते हैं। अब दूसरों के ऊपर ट्रैम कर रहा हूं। आशा है मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई। यहां पर कंडक्टर का तरीका बिल्कुल सटीक था। हालांकि कंडक्टर ने लेखक को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसका माफी मांगने का तरीका इतना सौम्य था कि लेखक ने भी उसे माफ कर दिया। इस घटना के बाद लेखक ने सोचा कि वो इस कंडक्टर का अधिक ध्यान देंगे। जब भी वे उस बस में चढ़ते, उन्हें उस कंडक्टर की अच्छे व्यवहार और सतर्कता को देखकर अच्छा लगता। कंडक्टर के व्यवहार में एक अजीब तरह की दयालुता और संयम था जो उन्हें सवारियों के लिए आरामदायक बनाने में मदद करता था। लेखक ने गौर किया कि जब बारिश हो रही होती थी तो कंडक्टर सीढ़ियों तक दौड़कर ये बताता था कि अंदर जगह है। वो बुजुर्गों के प्रति जैसे एक बेटे की तरह ध्यान रखते थे और बच्चों के साथ एक पिता की तरह सौम्य रहते थे। उनके व्यवहार में ये स्पष्ट दिखता था कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और वो हमेशा उनके साथ हंसी मजाक करते थे। यदि कोई अंधा यात्री बस में चढ़ता तो वो बस में केवल उसे सुरक्षित उतारने तक ही सीमित नहीं रहते थे। वो उस अंधे यात्री को सड़क पार कराने के लिए भी इंतजार करते थे और फिर उसे सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचाते थे। लेखक ने ये देखा कि कंडक्टर अपने व्यवहार में एक सकारात्मक और अच्छे स्वभाव से भरे हुए थे। उनके साथ यात्रा करना एक अच्छा अनुभव था और उन्होंने लेखक को ये सिखाया कि कैसे शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार के साथ दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। कंडक्टर का ये व्यवहार न केवल उसे ही संतुष्ट करता था, बल्कि उससे यात्रा करने वाले हर यात्री को भी अच्छा महसूस कराता था। अब लेखक इस अनुभाग में एक और महत्वपूर्ण बात को उजागर करते हैं और वो है सच्ची शिष्टता और सौम्यता का प्रभाव। लेखक ने जिस बस कंडक्टर की बात की है, उसके व्यवहार ने लेखक को इतना प्रभावित किया कि वो उसकी शिष्टता के बारे में लिखने के लिए प्रेरित हुए। लेखक को ये विशेष रूप से महसूस हुआ कि वो कंडक्टर कितना आराम से अपने काम को करता था। वो कंडक्टर बस में काम करते हुए न केवल खुद खुश रहता था, बल्कि अपनी मुस्कान और अच्छे व्यवहार से बस में सभी यात्रियों के मन को भी हल्का और खुश कर देता था। लेखक ये बताते हैं कि अगर बुरे तरीके से पेश आना एक बीमारी की तरह फैल सकता है, तो अच्छे तरीके से पेश आना भी उतना ही संक्रामक हो सकता है। जैसा कि हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी तरफ रूखा व्यवहार करता है, तो हम भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा और सकारात्मक होता है, तो उसकी शिष्टता और मुस्कान हमें भी अच्छा महसूस कराती है और हम भी वही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे मौसम हमारे मूड को प्रभावित करता है, वैसे ही एक खुशमिजाज और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी हमारे मूड को सुधारने में सक्षम होता है। ये कंडक्टर एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी स्थिति में अपने मुस्कान
और अच्छे स्वभाव को बनाए रखता था। वो बस में यात्रा करने वाले हर यात्री को महसूस कराता था कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो शांति और खुशी से भरा हुआ है। जब कंडक्टर अच्छे तरीके से यात्रियों के साथ पेश आता था, तो ये न केवल यात्रियों के लिए सुखद होता था, बल्कि उसे खुद भी एक संतुष्टि और खुशी मिलती थी। लेखक कहते हैं कि इस कंडक्टर की शिष्टता और अच्छे व्यवहार ने उसकी दिनचर्या को न केवल आसान बनाया, बल्कि उसने जो सकारात्मक ऊर्जा दी, वो पूरे बस को प्रभावित कर रही थी। अगर हम किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखते हैं, तो ये हमारे व्यवहार को भी सकारात्मक बनाता है। ये वाकई में एक बहुत अच्छा निवेश है। कंडक्टर का अच्छा व्यवहार उसकी नौकरी के लिए एक तरह से निवेश था, क्योंकि इसका असर यात्रियों के मूड पर पड़ा और इससे कंडक्टर को भी प्रसन्नता और संतुष्टि मिली। लेखक अब ये भी कहते हैं कि हाल ही में उन्होंने इस कंडक्टर को अपनी बस रूट पर नहीं देखा, लेकिन उन्हें आशा है कि कंडक्टर अब किसी और रूट पर काम कर रहा होगा। लेखक ये मानते हैं कि इस कंडक्टर का अच्छा व्यवहार और उसकी मुस्कान एक ऐसी चीज है जो किसी भी कामकाजी दिन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, और वो चाहता है कि ये सकारात्मकता और शिष्टता हर जगह फैल सके। अंत में लेखक कहते हैं कि वह किसी अज्ञात बस कंडक्टर के लिए इतना कुछ लिखने के लिए माफी नहीं मांगते, क्योंकि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे महान कवि किसी गरीब मच्छी पकड़ने वाले से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ ले सकते हैं, तो क्यों न हम साधारण लोग उस कंडक्टर से अच्छे तरीके और शिष्टता के महत्वपूर्ण पाठ लें, जो एक साधारण काम को भी अच्छे व्यवहार और अच्छे स्वभाव से खास बना देता है। इन पैराग्राफ में लेखक ये कहते हैं कि युद्ध ने समाज में उन छोटी छोटी शिष्टाचारों को प्रभावित किया है जो समाज में सौम्यता और अच्छे व्यवहार को बनाए रखते हैं। लेखक के अनुसार हमें इन शिष्टाचारों को फिर से पुनः प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ जीवन को अधिक दयालु और सहनशील बना सके। ये काम हम कानून को लागू करके नहीं कर सकते। पुलिसकर्मी और कानून जरूरी है, क्योंकि हमारी समाज में अभी भी कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन कानून केवल भौतिक हमलों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, न कि आत्मिक या मानसिक चोटों से। लेखक ने यह भी कहा कि लिफ्टमैन का तरीका, यानी शारीरिक हिंसा के द्वारा किसी का प्रतिकार करना, शिष्टाचार बहाल करने में मदद नहीं करेगा। इसके बजाय लेखक ये सुझाव देते हैं कि लिफ्टमैन को उस व्यक्ति को अधिक शिष्टता पूर्वक व्यवहार करके बदला लेना चाहिए था, जिसने कृपया शब्द नहीं कहा। इस तरह से वो न केवल उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त करते, बल्कि अपने ऊपर भी विजय प्राप्त करते, क्योंकि आत्मिक विजय ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेखक एक कहानी का उदाहरण देते हैं जिसमें चेस्टरफील्ड ने एक व्यक्ति से कहा था, जो सड़क पर चलते हुए सामने से आ रहा था, मैं कभी भी किसी नीच व्यक्ति को रास्ता नहीं देता। तो चेस्टरफील्ड ने उत्तर दिया, मैं हमेशा रास्ता देता हूं। और फिर अपने आप को रोड पर झुकाकर और सम्मान के साथ उस व्यक्ति को रास्ता दे दिया। लेखक का कहना है कि चेस्टरफील्ड की ये शिष्टता उसके सामने वाले व्यक्ति की दयनीयता के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी थी। इसलिए लेखक का कहना है कि लिफ्टमैन ने जिस तरह से शारीरिक हिंसा का सहारा लिया, वो किसी भी रूप में सही नहीं था। शिष्टता और सौम्यता से ही उसे अपनी जीत प्राप्त करनी चाहिए थी, और उस व्यक्ति को भी अपने स्वाभिमान के साथ उसका सम्मान करना चाहिए था।